हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर यू पर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या डेस वर्क को स्टार्ट करेंगे, और वो भी क्या नया पेपर पैटर्न है ना 2026 के अकॉर्डिंग उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब देखो डेस वर्क करना क्यों जरूरी है। डेस वर्क करना इसलिए जरूरी है कि कई बार क्या होता है कि कोई भी लैंग्वेज का इश्यू हो जाता है, आपको पेपर में नया नया देखने को मिलता है, तो वो डायरेक्ट डेस वर्क से ही आता है। ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट डेस वर्क से आएंगे। डेस वर्क से है ना, अगर मान लो आप डेस वर्क को पूरा कवर कर लेते हैं तो 70 से 80% क्वेश्चन यहीं से मिल जाते हैं। अब आप कई बार ऐसे बोलते हो सर क्वेश्चन है ना वो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो क्वेश्चन डेस वर्क से आते हैं। किससे आते हैं? डेस वर्क से आते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 70 से 80% क्वेश्चन डेस वर्क से आपको मिल जाएंगे। बाकी 10-20% आपको अपनी बुक से देखना है, ठीक ना। तो आपको डेस वर्क करना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन डेस वर्क में है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि वीडियो को ना आप लास्ट तक जरूर देखें। आज हम पहला ही मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? जो भी 2026 के अनुसार है ना, 2026 के अनुसार उसका पहला मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा आपसे कि आप डेव सर को स्टार्ट करने से पहले है ना एक बार बुक के जो भी फॉर्मूले हैं वो जरूर याद कर लेना। बुक के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको एक बार याद कर लेना। उसके बाद में अगर मान लो आप डेस वर्क करते हो ना, बहुत आसान इजी वे में कवर हो जाएगी डेस वर्क। तो आज स्टार्ट करेंगे हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों में 1 से लेकर कहां तक है? 18 का है कि सही उत्तर विकल्प चयन कर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखो आपको डायरेक्ट टिक नहीं करना इनको। जैसे सोल्व करने लायक क्वेश्चन होगा उसको पूरा पूरा सोल्व कीजिए, उसके बाद में आप उसको लिखिए। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास? पहले चैप्टर से है। पहला क्वेश्चन किस पहले चैप्टर से है और 1 नंबर का है। निम्न में से अपरिमेय संख्या है, इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है ना। तो देखो एक बार अंडर रूट 4 का मान कितना होता है? 2। तो ये तो परिमेय संख्या है। अच्छा, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, मतलब काल्पनिक संख्या। जो अंडर रूट के अंदर आते हैं ना, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको 11th-12th में देखने को मिलेगी, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ो। उसके बाद में इसको बताओ क्या लिख सकते हो हम? अंडर रूट 4 का मान तो कितना? 2, और 9 का कितना हो जाएगा? 3। तो ये भी परिमेय संख्या है। अब आते हैं इस पर, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपके पास? फर्स्ट ऑप्शन होगा। आपको आंसर क्या लिखना है? आंसर बताओ कैसे लिखना है। ये सब कुछ नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बताया आपको। आंसर में लिखना है अंडर रूट 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अंकित, अंकित बता देगे तू। बताओ, HCF इंटू एलसीएम इक्वल में क्या आएगा? बताओ बराबर में क्या आएगा? हाँ, ए इंटू बी आता है। पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर में क्या? ए इंटू बी। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ दे रखा है, बराबर में क्या आएगा आपके पास? ए इंटू बी। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपके पास? बी ऑप्शन होगा। आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, मैं इसलिए ये बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। कई क्वेश्चन है जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन इसमें है, डेस्क में है। तो इस सेशन में है ना कई क्वेश्चन आपके पास। अब जैसे आपको ये क्वेश्चन कहीं देखने को नहीं मिलेगा, बुक में है ही नहीं ये क्वेश्चन। आपको फॉर्मूला तो है लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो इसलिए बोलता हूँ वीडियो को लास्ट जरूर देखा करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके बुक में है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर क्या है? px। ठीक है, ग्राफ में px के शून्य की संख्या क्या होगी, मतलब इसके हल कितने होंगे? हल कितने होंगे इसके लिए हम एक काम करेंगे कि x के समांतर एक लाइन खींचेंगे और वो जितनी जगह काटेगी ना उतना ही उसका हल होगा। तो x यही है, यही है। अब इसके समांतर एक लाइन खींचो, तो हमने ये लाइन खींच दी। अब ये कितनी जगह काट रही है? एक जगह काट रही है, 2 जगह काट रही है, 3 जगह काट रही है। तो बताओ इसके हल कितने होंगे? 3 हल होंगे। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास? द ऑप्शन है। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है उत्तर, उत्तर लगा के क्या? 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? दो सरल रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण आपके पास क्या? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदी करेगी यदि। देखो
रेखाएं तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, मैं एक बार तीनों को बता देता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहली आती है आपके पास क्या, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरे नंबर पर आते आपके पास समांतर रेखा या समांतर लिख दो, समांतर रेखा। और तीसरी आती है आपके पास क्या, ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तीसरी आती है आपके पास संपाती रेखा। क्या आती है, संपाती रेखा, ठीक है जी। चलो, अच्छा, इनकी तीनों की कंडीशन मैं एक बार बता दूं आपको। इसकी कंडीशन होती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है। समांतर की क्या होती है, समांतर का मतलब होता है दोनों लाइन बराबर चल रही है, काट नहीं रही है आपस में, ठीक है। तो इसके लिए दो तो बराबर होगी, तीसरा बराबर नहीं होगा। तो a1/a2 दो तो बराबर होगी, b1/b2 लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं होगा, c1/c2 बराबर नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट संपाती। संपाती का मतलब है एक दूसरे के ऊपर ही, दो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर ही है, ठीक है ना, एक दूसरे क्या है, ऊपर ही है। तो इसमें सब कुछ बराबर होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या होगा, c1/c2। इन तीनों को आपको याद रखना है, बहुत काम में आएगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दो सरल रेखाएं हैं, ये है ये, ठीक है, तो प्रतिच्छेद करेगी, तो प्रतिच्छेदी का बताओ क्या कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपके पास, सा ऑप्शन होगा। तो उत्तर लगा के आप क्या लिखोगे, उत्तर लगा को लिखोगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो मेरे हिसाब से इनमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, कौन से चैप्टर का था ये, तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, हाँ, फिर से तीसरे चैप्टर, सॉरी पांचवें चैप्टर का है कि समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, एपी दे रखी है। अच्छा, इसमें सारवंतर मतलब डी पूछा है, और डी बताओ कैसे निकालते हैं। डी निकालते हैं, आपको देखो आंसर में यही लिखना है, डी निकालते हैं a2 माइनस a1। तो डी निकालो, बताओ a2 का मान बोलो कितना है, 5/3 रख दो, 5/3 माइनस a1 का मान बोलो और कितना है 1/3। तो डी निकालो, बताओ क्या आएगा, एलसीएम बोलो कितना आएगा 3, तो 5 माइनस 1, तो डी का मान बोलो और कितना आएगा 4/3। कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, डी ऑप्शन है। चले आगे, पांचवें चैप्टर का क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, हाँ, ठीक है, देखो प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो एक बार ये क्वेश्चन बहुत ही, अब देखो ये क्वेश्चन आपके पास प्रथम n धन पूर्णांक क्या क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 डैश डैश कहाँ तक है n पूर्णांक। अब इनका योग निकालना आपको, तो बताओ एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है, बलर हो रहा है ना, नहीं हो रहा, बलर हो तो मेरे को बता देना। एस एन बराबर क्या होता है, बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, प्रथम धन पूर्णांक यही तो है, यही तो, अब इनका योग निकालना है। तो एस एन बराबर, n का मान तो नहीं पता, n/2, टू ए का मान बोलो कितना आपके पास 1 प्लस n-1, और डी का मान भी कितना आपके पास, कितना है, 1 ही तो है, ठीक है। चलो, तो एस एन बराबर n/2, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 प्लस, यहाँ पर n को अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा n-1, ठीक है। तो बताओ कितना बचेगा आपके पास, एस एन बराबर n/2, बताओ क्या हो गया, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, और प्लस में कितना आपके पास n, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपके पास हाँ, ये रहा, ए ऑप्शन है, n इंटू 1 प्लस में n और बटे में कितना आपके पास 2। तो ये आ गया आपके पास प्रथम n धन पूर्णांकों का योग निकल के आ गया। भाई आपके पास प्रथम धन पूर्णांक क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे, ठीक है। अब इनका योग ही तो चाहिए आपको, योग निकालने का सूत्र तो हमने बना दिया, a का मान भी कितना है 1 है, और d का मान निकालो 2 - 1, d का मान भी कितना है 1, इसको क्या कर दिया हमने, सोल्व कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है हाँ, छठवीं प्रश्नावली का क्वेश्चन है, क्या है, आकृति में किस नियम से एबीसी समरूप डीईएफ है। भाई कौन सा नियम लगा के, नियम क्या क्या आपके पास, देखो इसमें इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात निकालो, कितना है 2:3। अब इस भुजा का अनुपात निकालो, कितना है 4/6, मतलब 2:3, भुजाओं का अनुपात सही है। और 50 में क्या, इसमें भी 50 है और इसमें भी क्या है 50 है। तो देखो भुजा काम में है ना, भुजा को बोलते हैं एस, भुजा को क्या बोलते हैं एस। उसके बाद में कोण काम में आया, उसको क्या बोलते हैं एंगल, मतलब ए। उसके बाद में भुजा काम में आई तो उसको क्या बोलते हैं एस। तो किस नियम से समरूप होंगे ये, एस ए एस नियम से,
ठीक है ना। नियम और भी हैं 3-4, वो और देख लेना आप। भाई इसमें देखो क्या क्या काम है। सबसे पहले भुजा मतलब साइड, साइड काम में आई तो एस, उसके बाद में कोण काम में आया तो ए, उसके बाद में फिर साइड काम में आई तो एस। तो किस नियम से सर्वांग सम हो गया? एस ए, सॉरी समरूप हो गया, एस ए एस नियम से समरूप हो गया। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है। हाँ ठीक है, बिंदु 3,4 की एक्स एक्स से दूरी देखो, ये आपके पास 7वें चैप्टर का क्वेश्चन है, ये आपके पास है वाई एक्स और ये है आपके पास क्या? एक्स एक्स। ठीक है चलो, बिंदु क्या बोल रहा है आपको? 3,4। तो जैसे मान लो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर मान लो 4, तो वो बिंदु यहाँ पर है कितना? एक्स पर तो कितना चलना आपको? 3, और वाई पर कितना चलना आपको? 4। तो ये बिंदु आपके पास क्या? 3,4। तो एक्स एक्स से दूरी कितनी होगी? यही तो है एक्स एक्स से। अब एक्स एक्स से कितनी दूर चले हम? यहाँ तक पहुंच गए, 4 चले तब पहुंच गए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास? 4 सेमी। ठीक है ना भाई। एक्स एक्स से कितनी दूरी दूरी चल कर गए हम? 4, 4 ही तो चल गए, तभी तो हम 4 तक पहुंचे थे। ठीक है ना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन तो खैर मैंने नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है। हाँ, नीचे दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में cos सी का मान बताओ। cos सी का मान निकालना है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? सी की बात हो रही है। आप यहां से मत देख देना, बी से। सी की बात हो रही है तो सी के अनुसार, सी के अनुसार ये तो क्या है? लंब। ठीक है, ये क्या आपके पास? आधार, और ये क्या आपके पास है? कर्ण। सी के अनुसार अगर मान लो बी की बात होती तो ये तो क्या हो जाता? लंब, ये आधार, और ये कर्ण फिक्स है। कर्ण तो फिक्स रहेगा, लेकिन ये दोनों आपस में बदलते रहते हैं। जिस कोण की बात हो ना, उसके सामने वाला लंब होता है। तो सी की बात हो रही है तो ये तो क्या है? लंब। बी की बात होगी तो लंब ये हो जाता है। ठीक है ना। चलो, तो अब की बार सी की बात हो रही है, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। अब देखो कोस सी पूछा आपको, तो लाल बटा कक्का से पता कर लो। लाल बटा कक्का से यहां पर तो आता है कोस। कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान बोलो कितना है? 3, और बटे में कितना? कर्ण कितना है? 5। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपके पास? ऑप्शन होगा। इसको देखो लिखना कैसे है मैं बताता हूँ आपको। क्या पूछा है? कोस सी। तो कोस सी मतलब लाल बटा कक्का, आधार बटे कर्ण लिख दो, आधार बटे कर्ण। अब आधार का मान बोलो कितना है? 3, और कर्ण का मान कितना? 5। तो ये आंसर हो गया। ठीक है ना, ऐसे आपको कंप्लीट लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है? हाँ, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है चलो, जैसे मान लो ये मीनार है, ये क्या है? मीनार है। ठीक है, धरती पर खड़ी है, और ये मान लो, ये मान लो क्या है? जमीन है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। हाँ, एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ये मीनार का पद बिंदु है। ठीक है, और यहाँ पर कोई बिंदु है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है आपके पास? 15 मीटर आपको दे रखी है। ठीक है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये है मीनार का शिखर और ये है मीनार का पद बिंदु। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बता रहा है? वो आपको उन्नयन कोण कितना बता रहा है? आपको 60 डिग्री बता रहा है। तो यहाँ पर लिख दो 60 डिग्री, 60 डिग्री बता रहा है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मीनार की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो आपको क्या क्या काम में आ रहा है। एक तो लंब काम में आ रहा है, एक आधार काम में आ रहा है। ठीक है, तो लाल बटा कक्का से देखो लंब और आधार किस किस में आता है? किस में आता है? तो लंब और आधार किस में आता है? टेन में तो आता है। यहाँ पर साइन, यहाँ पर कोस, यहाँ पर टेन। ठीक है, तो किस में आता है बताओ? टेन में। तो टेन बराबर लंब बटा आधार। तो लगाओ, सबसे पहले इसको नाम दे दो ए बी और सी। तो टेन थीटा बराबर, पहले तो लिख देना भाई, माना मीनार की ऊंचाई क्या है? h है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, टेन थीटा का मान कितना दे रखा है? 60 डिग्री। लंब का मान कितना आपके पास? h। आधार का मान कितना आपके पास? 15। टेन 60 का मान कितना होता है? सामने से देखो √3। ठीक है, बटा में एक लगा सकते हैं, तो h बटा 15, h बटा 15। ठीक है, वज्र गुणा कर दे, h को 1 से गुणा करेंगे तो h हो गया, और 15 को √3 से गुणा करेंगे तो 15√3 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास? ब ऑप्शन है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट चलते हैं हम, कौन सी प्रश्नावली का क्वेश्चन था? ये 9वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन था। एक एक नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी ये। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्या है? वृत्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या है। अब जितनी भी कंडीशन बनती है ना स्पर्श रेखाओं की, वो मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे ये वर्त है, ठीक है, ये वर्त है। चलो अब इसके, ये कोई बाह्य बिंदु है, इससे तो दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा? दो। मैं एक बार लिख देता हूँ आपको, ये समझा रहा हूँ। बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से बोलो कितनी स्पर्श रेखा? दो स्पर्श रेखा, ठीक है। चलो अगर मान लो वर्त है, क्या है? वर्त है, तो वर्त पर ऐसे बोल दे ओनली वर्त पर, वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचे? ओनली यही बोले भाई, वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा। तो वर्त पर तो अनंत बिंदु है, वर्त पर तो क्या है? अनंत बिंदु है, तो अनंत स्पर्श रेखा। अगर ऐसे बोल दें कि वर्त पर, वर्त पर स्पर्श रेखा, तो क्या हो जाएगा आपके पास? अनंत। और अगर मान लो ऐसे बोल दें कि वर्त के एक बिंदु पर, वर्त के एक बिंदु पर, वर्त पर अलग बात होगी, वर्त के एक बिंदु पर अलग बात होगी, वर्त के एक बिंदु पर, वर्त के एक बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु पर तो एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन यह आती है कि भाई वर्त के अंदर, तो वर्त के अंदर से कोई बिंदु नहीं, कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। अगर मान लो वर्त के अंदर है कोई बिंदु, क्या है? वर्त के अंदर, अंदर है तो जीरो। तो चार कंडीशन आपके पास, चारों में से कोई भी आ सकती है एग्जाम में, ठीक है ना। तो इनको एक बार अच्छे से देख लेना कि बाह्य बिंदु से तो कितनी स्पर्श रेखा? दो स्पर्श रेखा, ठीक है। वर्त पर, वर्त पर अनंत बिंदु होते हैं, अनंत स्पर्श रेखा। और ऐसे बोलते हैं कि वर्त के एक बिंदु पर, तो एक बिंदु पर ओनली एक। और ऐसे बोलते हैं वर्त के अंदर, तो वर्त के अंदर कितनी? जीरो, ठीक है। तो वर्त पर स्थित एक बिंदु से, वर्त पर स्थित एक बिंदु से तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास? पहला ऑप्शन है। इन चारों को एक बार आप लिख लेना। चलो मैं आगे नेक्स्ट देखो। हाँ, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलते हैं कि OQ बराबर 12 सेमी। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोल रहा है, ये आपके पास कोई क्या है? वर्त है, ठीक है। चलो जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेमी। त्रिज्या कितनी है उसकी? 5 सेमी। ये कितना आपके पास? 5 सेमी है, ठीक है। चलो 5 सेमी त्रिज्या हो गई। उसके बाद में वर्त के बिंदु P पर, वर्त पर कोई बिंदु क्या है? P। यहाँ पर मान लो आप क्या बिंदु? P मान लो, ठीक है। पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा क्या खींची जाती है? PQ। तो ये स्पर्श रेखा मान लो क्या हो गई? PQ हो गई, ठीक है। उसके बाद में पढ़ो, O से जाने वाली रेखा को बिंदु Q पर मिलती है। यहाँ पर क्या मान लो आप? O से कोई रेखा जा रही है जो Q पर मिलती है, यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी। OQ बराबर कितनी आपके पास? 12 सेमी है। तो PQ की लंबाई आपको निकालनी है। इसको क्या मान लेते हैं? हम X मान लेते हैं, PQ का PQ रहने दो, ठीक है। चलो अब एक चीज बताओ मेरे को कि जो स्पर्श रेखा होती है और जो त्रिज्या होती है वो कितने डिग्री पर मिलती है? हमेशा 90 डिग्री पर मिलती है। ये आपको पता होना चाहिए, आपने 12th चैप्टर में देखा होगा भाई। सॉरी, 10वें चैप्टर का है तो, है ना। तो ये दोनों कितने पर मिलती हैं? 90 डिग्री पर मिलती हैं, ठीक है। चलो अब आपको ये क्या बन रहा है? एक OPQ समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसमें हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में क्या? लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कर्ण कितना है? कर्ण तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है इसमें? आधार PQ है, तो ये तो आपको निकालना है, PQ का स्क्वायर प्लस में लंब कितना इसमें? OP मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 बराबर PQ को आपको तो निकालना है, तो PQ स्क्वायर आ गया प्लस में 5 का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास? 25 हो गया, ठीक है। तो 144, ये 25 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 144 माइनस में 25 बराबर PQ का क्या आपके पास? स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना बच गया आपके पास? 9। और यहाँ पर कितना बच गया? 1 बराबर क्या बचा आपके पास? PQ का स्क्वायर। अदर स्क्वायर में इधर आएगा तो अंडर रूट में, तो PQ का मान बोलो कितना आ गया? अंडर रूट 119। ऐसे आपको पूरा कंप्लीट सोल्व करना है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास? D ऑप्शन है, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है। हाँ, कोण थीटा वाले वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। और चलो तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूले अभी मैं आपको याद करा देता हूँ, रटने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो लंबाई की बात हुई, जैसे चाप की लंबाई, एक होता है आपके पास क्षेत्रफल, जैसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो अगर मान लो लंबाई की बात हो रही है ना, तो आपको लिखना है 2 पाई r,
ठीक है। और अगर मान लो क्षेत्रफल की बात हो रही है तो आपको लिखना है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आपको लघु का निकालना है। तो जैसे मान लो ये वर्त है और ये त्रिज्यखंड है, इसमें ये कोण कितना बन रहा है, थीटा मान लो, तो ये कितना बच जाएगा 360 माइनस थीटा, टोटल कितना होता है 360 होता है। ठीक है, अब अगर मान लो आपको मैं एक बार जो भी फॉर्मूले सारे ना वो बता रहा हूँ आपको कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, जो भी लघु वाले का। तो क्षेत्रफल की बात हुई, क्षेत्रफल की बात हुई तो हम क्या बोलेंगे बताओ, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बताओ लघु में कोण कितना बन रहा है, थीटा, कितने में से 360 में से, रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अगर मान लो आपको दीर्घ का पूछे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे, क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल हुई तो हम क्या लिखेंगे बताओ, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो पाई आर स्क्वायर। अच्छा अब की बार दीर्घ की बात हो तो दीर्घ में कोण कितना बन रहा है 360 माइनस थीटा, कितने में से 360 में से, कोई दिक्कत है नहीं है। अगर मान लो आपको ऐसे पूछे भाई चाप की लंबाई निकालो, चाप की लंबाई, अब की बार किसकी बात हुई, चाप लंबाई की बात हुई, लंबाई की बात हुई तो हम क्या लिखेंगे 2 पाई आर, 2 पाई आर। लघु की बोल रहा है तो लघु में कोण कितना है थीटा, कितने में से 360 में से। ठीक है ना, चलो तो ऐसे आपको बताना है। तो इसमें तो देखो इसमें क्या आपके पास कि कोण वर्त थीटा कोण वाले वर्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पाई आर स्क्वायर, लघु का लिखना है आपको थीटा बटे 360। कौन सा ऑप्शन है, ब ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, हाँ एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस है अर्धगोला है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो ये आपके पास जैसे मान लो अर्धगोला है, मैं बना देता हूं। ठीक है जी, अर्धगोला है तो एक बार आप संपूर्ण गोला लिख लो, संपूर्ण गोला होता है उसका कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसका अर्धगोले का वक्र निकाले हम, वक्र में ओनली ये नहीं लेंगे, वक्र में ये नहीं लेते हैं। ठीक है, ओनली जो भी स्लिट है ना चारों तरफ की उसका लेते हैं। तो इस स्लिट का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस ये भी तो आएगा ना, ये भी आएगा, संपूर्ण में तो ये भी आता है, प्लस में ये कितना वर्त है और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर टोटल कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो बताओ बेलन एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आपके पास, तो ऑप्शन है, ये तो आपको डायरेक्टली लिख देना, ये तो मैं ऐसे ही बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास है, हाँ जी, दो घन है, क्या है घन, एक तो होता है घनाभ और एक क्या होता है घन। घन क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है बराबर होती है, वो क्या होता है घन होता है। प्रत्येक का आयतन कितना 27 सेमी क्यूब है। ठीक है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घना बना दिया जाता है। जैसे इसमें है क्या ऑप्शन घन का, जैसे ऑप्शन तो नहीं है घन का तो, ठीक है चलो कोई ना बना लेते हैं वैसे। दो घन है, ठीक है मैं बना लेता हूँ एक बार। एक घन ये है जिसकी लंबाई चौड़ाई सारी क्या होगी बराबर होंगी। ठीक है, और दूसरा घन ये है, यहाँ पर मान लो। ठीक है, और दोनों का आयतन कितना है, दोनों का आयतन कितना है 27 सेमी क्यूब है। अब जैसे मान लो मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो ये तो घना बन गया ना भाई, लंबाई में अब की बार लंबाई ज्यादा होगी, ऊंचाई और चौड़ाई तो फिर भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब की बार लंबाई होगी, लंबाई बढ़ गई तो मतलब अलग हो गया, तो वो क्या बन जाता है घना बन जाता है। ठीक है, चलो तो घन का आयतन कितना दे रखा है आपको 27 सेमी क्यूब, और घन का आयतन होता क्या है आपको दे रखा है क्या, घन का आयतन, ऐसे ही लिखना है आपको, घन का आयतन बराबर में कितना आपके पास 27 है। ठीक है, घन का आयतन होता क्या है a³ a³ बराबर में कितना है 27। अब a³ है तो इधर आ जाएगा घन मूल में 27, और किसका होता है घन मूल 27, ऐसे नहीं पता तो ऐसे निकाल दिया करो भाई, 27 का गुणनखंड कर लो, 3 का जा रहा है 9, फिर 3 का जा रहा है 3, 3 का जा रहा है कितना 1। तो अब की बार 3 3 के जोड़े देखते हैं, तो 3 का जोड़ा बन रहा है ना एक बार, तो ये 12 आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा ये 3 का। तो एक का मान बोलो कितना आ गया आपके पास 3 आ गया, एक का मान कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। लेकिन आपको एक का मान थोड़ी चाहिए, आपको क्या चाहिए कि जो घना बना रहे हैं ना उसका आयतन चाहिए। अब मेरे को एक बात सुनो, ये भी 3 आ गई आपके पास, कितनी आ गई आपके पास 3, ये भी कितनी है 3, और ऊंचाई भी कितनी है 3,
ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी क्या आपके पास 3 है। अब मैं इनको जोड़ूंगा तो लंबाई तो हो जाएगी 6। लंबाई तो कितनी हो जाएगी आपके पास 6, मैं यहाँ पर लिख दूं लंबाई तो कितनी हो जाएगी आपके पास 6। चौड़ाई तो 3 ही रहेगी, चौड़ाई कितनी रहेगी 3, मतलब बी कितना रहेगा आपके पास 3। और ऊंचाई मतलब एच भी 3 ही रहेगा ऊंचाई, और इसमें तो दोनों कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन लंबाई कितनी होगी आपके पास 6। भाई 3 इसकी थी 3 इसकी थी, टोटल कितनी होगी आपके पास 6 हो गए। अब ये घनाभ बन रहा है, अब इसका क्या निकालना आपको आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन बताओ क्या होता है। घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है जी, L का बोलो कितना है 6, बी का बोलो कितना है 3 और एच का बोलो कितना है 3। तो 6 18 18 54, 54 सेमी क्यूब। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है। ऐसे आपको निकालना है, पहले आपको घन की भुजा निकालनी है, फिर दोनों को घनों को जोड़ के देखो। तो लंबाई तो कितनी होगी 6, चौड़ाई वही रहेगी 3, ऊंचाई भी वही रहेगी 3। अब घनाभ बन गया तो घनाभ का आयतन हमने निकाल दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, माध्य कितना दे रखा है, माध्य और माध्यक एम और बहुलक जेड में संबंध है। तो क्या होता है इसमें, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य और प्लस में आता है आपके पास बहुलक, कहता है बहुलक। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या बोल रखा है, माध्यक को तो क्या बोल रखा है एम, तो 3m बराबर माध्य को क्या बोल रखा है x, तो 2x प्लस बहुलक को क्या बोल रखा है आपके पास z। ठीक है, चलो ये भी ऑप्शन नहीं है भाई, इसमें देखो 3m तो है लेकिन ये 2z है, हमारे पास क्या है 2x है, ये भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा एक काम करो, इसको इधर ले आओ, देखिए 3m माइनस में कितना, 3m माइनस में 2x और बराबर में कितना z, तो कौन सा ऑप्शन आपके पास ब ऑप्शन है। ठीक है ना, यहाँ पर माध्यक को बोल रखा था m, माध्यक को बोल रखा था x, बहुलक को बोल रखा था z, तो हमने वो रख दिया, उसके बाद में इसको इधर ले आए, तो कौन सा ऑप्शन आपके पास बी ऑप्शन है, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या हमारे पास हाँ लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक ही प्रायिकता, तो पी ए सत्य कथन है तो क्या होता है, पी ए प्लस पी ए नॉट बराबर में कितना होता है 1, ये आपने प्रायिकता में पढ़ा होगा, तो कौन सा ऑप्शन आपके पास पहला ऑप्शन है। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही एक बढ़िया सा कमेंट कर देना। तब तक के लिए थैंक यू। तो यार